कोयला घोटाले की आग में ममता बनर्जी कुछ इस तरह से झुलसने लगी हैं कि अब सीबीआई से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गईं। अब न तो ममता बनर्जी चाहती हैं कि कोयला घोटाले की जांच सीबीआई करे और न ही कोयले की हेराफेरी करने वाले। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। हालांकि इस याचिका पर सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय तैयार हो गया है। याचिका में सीबीआई को पश्चिम बंगाल में राज्य की अनुमति के बिना कथित तौर पर कोयले के अवैध खनन की और ढुलाई की जांच की अनुमति देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सूखा ईंधन की खरीद और बिक्री में शामिल कंपनी के निदेशक अनूप माझी को संरक्षण देने से इनकार कर दिया। माझी पश्चिम बंगाल के आसनसोल रानीगंज क्षेत्र में कथित तौर पर कोयले के अवैध कारोबार के मामले में भी आरोपी हैं। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने याचिका पर केंद्र और सीबीआई को नोटिस जारी कर 1 मार्च तक जवाब मांगा है। याचिका में दावा किया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में आम सहमति वापस लिए जाने के बाद केंद्रीय एजेंसी के पास मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का न्यायाधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान माझी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सीबीआई की याचिका विचार योग्य नहीं है और इसलिए 12 फरवरी को पारित आदेश बिना न्यायाधिकार का है। उन्होंने कहा कि 3 फरवरी का एकल न्यायाधीश की पीठ का आदेश अपील योग्य नहीं है क्योंकि ये आपराधिक न्यायाधिकार के तहत पारित किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 12 फरवरी को एकल न्यायाधीश की पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जो कथित तौर पर कोयले के अवैध खनन और परिवहन की सीबीआई जांच के दायरे को पश्चिम बंगाल में सिर्फ रेलवे के इलाकों तक सीमित करता था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माझी की किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करने की याचिका को भी खारिज कर दिया था। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। पुदुचेरी की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस का आंतरिक कलह एक बार फिर उजागर होने लगा है। सरकार के पतन का ठीकरा भले ही बी नारायणसामी के सिर फोड़ा जा रहा हो, लेकिन कुछ नेता इसमें कांग्रेस आलाकमान को भी बराबर के रूप से जिम्मेदार मानते हैं, जिसने सरकार को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। सूत्र बताते हैं कि पुदुचेरी में सियासी संकट की खबरें काफी वक्त से आ रही थीं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इस असंतोष को नजरअंदाज किया। पुदुचेरी में कांग्रेस सरकार का नेतृत्व करने वाली नारायणसामी पार्टी आलाकमान के करीबी हैं। ऐसे में सत्ता बचा पाने की उनकी असफलता की आंच कहीं न कहीं पार्टी नेतृत्व को भी तपाएगी। पहले से ही चुनौतियों से जूझ रही कांग्रेस के लिए पुदुचेरी में सरकार का पतन सियासी मुसीबतें बढ़ाएगी। 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले लगे इस बड़े झटके से पार्टी की राजनीतिक परेशानियों में इजाफा तो होगा ही, साथ ही पिछले कुछ महीनों से जारी अंदरूनी असंतोष के एक बार फिर से मुखर होने की आशंका बढ़ गई है। सूत्रों का कहना है कि वहां 2018 में ही बीजेपी ने विधायकों को साधने की कोशिश शुरू कर दी थी। विधायक ई थेपंथन और विजय वेनी ने तत्कालीन स्पीकर वी वेथिलिंगम से इसकी शिकायत भी की थी। इसमें कहा गया था कि कांग्रेस के 2 विधायकों को दल बदलने के लिए मोटी रकम का ऑफर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर को इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी गई थी। तत्कालीन स्पीकर वेथिलिंगम ने ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलने की बात भी कबूली है। उनके मुताबिक इस मामले में पूछताछ भी की गई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। फिर 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया। पुदुचेरी के एक कांग्रेस नेता ने बताया, बाद में नए विधानसभा स्पीकर बनाए गए पी शिवकोलंदू को भी ऑडियो रिकॉर्डिंग सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं। कांग्रेस आलाकमान को ये बात का अंदेशा था पुदुचेरी में उनकी सरकार गिर जाएगी। पुदुचेरी में एक कांग्रेस का नेता कहता है, हमने कुछ समस्याओं का अनुमान लगाया था। हमें 1 या 2 लोगों के जाने का अंदेशा था। हमने सोचा कि चूंकि चुनावी माहौल है, इसलिए दूसरी पार्टी सरकार को पछाड़ना चाहती है। सरकार गिर जाएगी, हमें इसका अंदाजा न था। ये नेता आगे कहते हैं, वैसे ये हमारे लिए कुछ मायनों में आगे चलकर लाभकारी भी हो सकता है। हमें एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट मिल गया है। अब ध्यान केवल सरकार के प्रदर्शन पर होगा। अब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। इस साल जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें पुदुचेरी भी शामिल है। चुनाव में केवल 2-3 महीने रह जाने के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व अपनी सरकार नहीं बचा पाया। सरकार गिर जाने के बाद सूबे में पार्टी के टूटे मनोबल का असर अप्रैल-मई में होने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। खालिस्तानी संगठन 6 फॉर जस्टिस यानी एसएफजे के इरादे कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा उसके ताजा वीडियो से लगाया जा सकता है। एसएफजे ने ममता बनर्जी की और उद्धव ठाकरे से अपील की है कि आप अपने अपने राज्यों में यानी महाराष्ट्र और बंगाल को भारत से आजाद घोषित करो। इतना ही नहीं, उन्होंने यूट्यूब पर भी फ्री बंगाल फ्री महाराष्ट्र नाम से एक चैनल बनाकर पहला वीडियो भी अपलोड कर दिया। इस वीडियो में एसएफजे के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा वो मानवाधिकार के लिए लड़ रहा है और पंजाब को कब्जा मुक्त कराने के लिए लड़ रहा है।
पन्नू ने कहा कि मैं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के नागरिकों को संदेश देना चाहता हूं कि मराठी और बंगाली भाई भाई होते हैं। मैंने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा कि वो एक तरफा रूप से दोनों राज्यों को भारत से आजाद घोषित करें। दोनों राज्यों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को बचाने के लिए भारत की प्रधानता को खत्म होना जरूरी है। भारत इन सब को खत्म कर उन पर राज करना चाहता है। एसएफजी के इस वीडियो में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ये वहां पर आधिकारिक मुखिया हैं, ऐसे में उनके पास अधिकार है कि वो आजादी की घोषणा करें। उसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इसका समर्थन करेगा। विवाद की स्थिति में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस निर्णय करेगा। पन्नू ने दावा किया कि पिछले 73 वर्षों से भारत सरकारों ने दोनों राज्यों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है। उसने वहां के लोगों की गरीबी के लिए भारत सरकार को भले ही जिम्मेदार ठहराया। पन्नू ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और वो देश में सर्वाधिक हैं, क्योंकि भारत सरकार ने हमेशा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल विरोधी नीतियां बनाई हैं। उसने कहा कि ममता और उद्धव ठाकरे इतिहास में ऐसे नेता के रूप में सम्मान देकर याद किए जाएंगे जिन्होंने अपने नागरिकों का साथ दिया। पन्नू ने कहा, आप दोनों के पास क्षमता है, आप पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को अलग अलग देश घोषित करें। आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसा होते ही आप दोनों अपने अपने देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अभी भी वह समय यही है जब आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलम और जनता के वोटों का इस्तेमाल करें। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपका समर्थन करेंगे। कोसोवा को ऐसे ही हमने आजादी दिलाई। बता दें कि गणतंत्र दिवस की हिंसा से पहले प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने ऐलान किया था कि वो जो भी दिल्ली के लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराएगा उसे $2.5 लाख यानी 1,83 लाख रुपए का इनाम के रूप में दिया जाएगा। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ चढ़ गई, वहां तिरंगे का अपमान किया। पन्नू ने हिंसा करने वालों का जमकर समर्थन भी किया। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी की बीवी रुजिरा से पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंचती। उसके पहले ममता बनर्जी वहां पहुंच गईं। तभी से इस बात का अंदाजा हो गया था कि सीबीआई की टीम को पूछताछ में कुछ नहीं हासिल होने वाला, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ममता बनर्जी के जाने के बाद सीबीआई रुजिरा बनर्जी के घर पहुंची और उनके साथ करीब 1.25 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन रुजिरा ने जो जवाब दिए उससे सीबीआई की टीम संतुष्ट नहीं है। सूत्रों का कहना है कि रुजिरा से पूछताछ से सीबीआई की टीम संतुष्ट नहीं है। रुजिरा ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। सूत्रों ने बताया कि बैंक अकाउंट से जुड़े सवालों पर जानकारी न होने की बात को वो टाल गई। मतलब रुजिरा ने अपने बैंक खातों को लेकर कोई भी जानकारी सीबीआई को नहीं दी, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और निकल गए। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सोमवार को समन जारी किया गया था। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक को अभी फिलहाल समन नहीं दिया गया है, लेकिन ममता नरूला से पूछताछ के बाद अभिषेक को भी समन दिया जा सकता है। सीबीआई की कार्रवाई से बंगाल की राजनीति में हंगामा खड़ा हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि उन्हें देश के कानून पर पूरा भरोसा है। उन्होंने ये भी कहा था उन्हें इन हथकंडों का इस्तेमाल कर डराने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक गवाहों और संदिग्धों के कुछ बयानों में रुजिरा की भूमिका सामने आई है। सीबीआई को जांच के दौरान पता चला कि रुजिरा की कंपनी के अकाउंट में कुछ ऐसे लेन देन हुए हैं जिनके तार सीधे तौर पर कोल स्कैम से जुड़े हुए हैं। बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने अपनी मां लता के नाम से साल 2010 में लीप्स एंड बाउंड्स मैनेजमेंट सर्विस फर्म की शुरुआत की थी। 4 मई 2011 को इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। साल 2013 में माकपा की ओर से भी आरोप लगाया गया था कि ममता बनर्जी की मदद से अभिषेक ने अपनी फर्म का इस्तेमाल पोंजी स्कीम के लिए किया। आरोप यह भी है कि कुछ ही सालों में इस फर्म का कारोबार 300 करोड़ तक पहुंच गया। सीबीआई की कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में कहा कि वो डरने वाली नहीं हैं। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें जेल से डराने की कोशिश न करें। हमने बंदूकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और हम चूहों के खिलाफ लड़ाई से नहीं डरते। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं किसी डर या धमकी से नहीं डरने वाली। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। अवैध कोयला खनन और तस्करी के मामले में जांच कर रही सीबीआई को अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर के बैंकॉक के बाद लंदन में भी एक बैंक खाते की जानकारी मिली। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बड़ी रकम पहुंचाई गई है। सोने की तस्करी मामले में फंसी अभिषेक की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी से सीबीआई की टीम ने करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि पूछताछ के बाद सीबीआई को खाली हाथ ही लौटना पड़ा, क्योंकि रुजिरा ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि मेनका गंभीर के लंदन स्थित बैंक खाते में पूरा लेन देन शेल कंपनीज के जरिए हुआ। मेनका गंभीर को भी
सीबीआई ने नोटिस जारी किया था। इनके साथ ही सीबीआई अधिकारियों ने सोमवार दोपहर उनसे दक्षिण कोलकाता स्थित घर पर पूछताछ भी की। हालांकि सीबीआई की टीम जब उनके आवास पर पहुंची तो सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न की। बाद में समझाने पर वे मान गए। कोयला कांड में लेन देन की कुछ अहम जानकारी सीबीआई को मिली है, जिसमें रुजिरा का नाम भी सामने आया। इसी बात की जानकारी के लिए सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक रुजिरा के बैंक खातों से पैसा प्रति महीने मेनका के खाते में भेजा जाता था। बताया जाता है कि रुजिरा के विदेश में 4 बैंक खाते हैं जिसमें वह लेन देन हुआ है। ऐसे में उनको सीआरपीसी की धारा 160 के तहत गवाह के रूप में बयान दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया गया। पिछले साल 27 नवंबर को सीबीआई की कोलकाता स्थित एंटी करप्शन ब्रांच ने बंगाल के कुछ हिस्सों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी ईसीएल के लीज होल्ड एरिया से कोयले के अवैध खनन और उठाव के संबंध में भ्रष्टाचार के आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया था। ईसीएल बंगाल और झारखंड में कोयला खनन करती है। दरअसल बंगाल के आसनसोल से लेकर पुरुलिया और बांकुड़ा तक और झारखंड में धनबाद से लेकर रामगढ़ तक कोल पट्टी में कई ऐसी खदानें हैं जहां खनन कार्य बंद पड़ा हुआ है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।